नमस्कार। देश के कोने कोने की खबर लेकर देश प्रदेश में हम हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की। बीजेपी बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगी की बात खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को साफ कर दी है। पहली वर्चुअल रैली में अमित शाह ने यह भी दावा किया कि बिहार में एनडीए 2/3 बहुमत हासिल करेगा। अमित शाह रविवार को पहली बार बीजेपी की वर्चुअल रैली को संबोधित कर रहे थे। देश में ऐसी 74 रैलियां की जाएंगी। परिश्रम के कारण, जिनके बलिदान के कारण विश्व के अंदर भारत को प्रस्तावित करने का प्रयास। और 2019 रविवार को भाजपा की इस वर्चुअल रैली की आलोचना के मद्देनजर पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भाषण के दौरान केंद्र और बिहार की नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाने के बाद अंत में उन्होंने कही डाला, मित्रों, आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव है। बिहार में चुनाव है। मुझे भरोसा है कि श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। इससे पहले उन्होंने भाषण के दौरान नीतीश सरकार के कामकाज की तारीफ भी की और राजद और तेजस्वी यादव को निशाने पर भी रखा। अभी अभी मैं देखता था बिहार के एक नेता बयान दे रहे थे, भैया आप कहां थे, दिल्ली में थे या बिहार में थे? इतना तो तनिक बिहार की जनता को बता दो, आप थे कहां, आपने क्या किया? मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, इस मंच से एक्नॉलेज करना चाहता हूं, देश का कोई भी हिस्सा हो, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, जो विकसित है इसकी नींव में जाएंगे तो मेरे बिहार के प्रवासी मजदूर के पसीने की महक आती है। बिहार के व्यक्ति का पसीना इस देश के विकास की नींव में पड़ा। अमित शाह के भाषण से साफ था कि लोक जनशक्ति पार्टी जैसी उनकी अपनी सहयोगी और उनके पार्टी के नेताओं के एक तबके के बार बार यह कहने के बावजूद कि श्रमिकों के मुद्दे पर नीतीश कुमार की हैंडलिंग के कारण उनकी लोकप्रियता बिहार में घटी है, इसके बावजूद फिलहाल बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस मुद्दे पर कोई राजनीतिक जोखिम नहीं उठाना चाहता और बिहार विधानसभा का अगला चुनाव नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव ही होगा। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बिहार के लिए कल का दिन राजनीतिक गहमा गहमी का दिन रहा। अमित शाह की रैली के विरोध में आरजेडी ने थाली पीटकर गरीब अधिकार दिवस मनाया। आरजेडी का कहना है कि लॉकडाउन में जनता भूखे मर रही है और बीजेपी रैलियों में पानी की तरह पैसा बहा रही है। तेजस्वी यादव ने इस को लेकर ट्वीट भी किया और कहा कि वर्चुअल रैली में खोली नोटों की थैली लेकिन खाली है गरीब की थैली। जनता आपको घर बैठाएगी हाथ खाली, तब करना हजारों डिजिटल चुनावी रैली। किसान, नौजवान व गरीब विरोधी सरकार के विरुद्ध आज बिहार ने थाली बजाकर विरोध प्रकट किया क्योंकि गरीबों का पेट और थाली है खाली। तो ये कविता के तौर पर उन्होंने ट्वीट किया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी मनीष कुमार का। मनीष, कल थाली पीटकर यादव परिवार कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा हुआ, अपनी बात को उन्होंने आगे रखा और आज अपना विरोध और अपनी नाराजगी जताने के लिए तेजस्वी कवि भी बन गए हैं। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को मालूम है कि अगला चुनाव जो है वो उनके बनाम पूरे एनडीए है और उनको ये भी मालूम है कि वो सारे विपक्ष के निशाने पर हैं, वो चाहे बीजेपी के नेता हों या जनता दल यूनाइटेड के नेता हों। लेकिन उनको भी एक बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है, वो है बिहार के श्रमिकों की बदहाली की कहानी। क्योंकि श्रमिकों के बारे में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रवैया रहा है, खासकर जो उनका स्टैंड रहा, मार्च के महीने में उन्होंने ट्रेनों को, जब ट्रेनें चलना शुरू हुई महाराष्ट्र से और दक्षिण के राज्यों से, तो उन ट्रेनों पर उन्होंने रोक लगवा दी। दूसरी बार जब श्रमिकों के आने की बात हुई तो उन्होंने उनका भाड़ा देने के बजाय ये कहा कि जब तक आप घर लौटकर नहीं आते हैं, क्वारंटीन सेंटर में नहीं रहते हैं, आपका भाड़ा नहीं दिया जाएगा, आपका पैसा रीइंबर्स करेंगे, जिसके कारण
कई सारी सरकारों ने बिहारी श्रमिकों के जो बिहार आने वाली ट्रेन थी उसका पूरा खर्च उठाया। ये एक तरह से काफी बीजेपी को भी नागवार गुजरा। बीजेपी को लगा कि ये एक तरह से बैठे बैठाए ये मुद्दा जो है उन्होंने विपक्ष को दे दिया है और श्रमिकों के बीच में उनको लेकर काफी तल्खी हुई है। और यही कारण है कि अब नीतीश कुमार भी हर दिन अपने कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, हर दिन 5-6 जिलों के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हर दिन वो आंकड़े गिनवा रहे हैं कि 8500 करोड़ से ज्यादा पैसा जो है लोगों के खाते में पिछले 2 से ढाई महीने के दौरान गया है। लेकिन यही नीतीश कुमार हैं कि ये पूरे देश में शायद एकमात्र नेता होंगे जो कोरोना संकट के बाद एक बार भी उन्होंने ना केवल राज्य के लोगों से कभी राज्य के लोगों को संबोधित किया अंजलि, बल्कि आज तक उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन करने की भी जरूरत नहीं समझी। हो सकता है उनके अपने समर्थक भी मानते हैं कि चूंकि वो सत्ता में पिछले 14 वर्षों से हैं, उन्हें इस बात का गुमान होगा कि जो गठबंधन है उनके पास, जो सामाजिक समीकरण है उसमें उनका जीत के आना तय है, तो शायद सत्ता का अहंकार है। अंजलि, पूरी चर्चा के लिए शुक्रिया, लेकिन साफ है कि विपक्ष ने भी कमर कस ली है और हर तरीके से प्रहार हो रहा है, चाहे वो ट्वीट के जरिए हो, चाहे वो थाली बजाकर हो या कविता लिखकर हो। और अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का। हर जगह कहते हैं कि नेतागिरी नहीं चलती है और कई जगह इसकी कीमत भी चुकानी पड़ जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ छत्तीसगढ़ के महासमुंद इलाके में, जब बीजेपी के कुछ नेताओं ने सोचा कि क्वारंटीन सेंटर जाके वहां का जायजा लिया जाए, लेकिन प्रशासन ने इन दर्जन भर नेताओं को होम क्वारंटीन में भेज दिया और बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत सभी नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। महासमुंद जिले में क्वारंटीन सेंटर को देखने निकले बीजेपी नेता खुद क्वारंटीन हो गए। गांव के कोटवार ने इनकी शिकायत जिला प्रशासन से की। प्रशासन की टीम ने सभी नेताओं का रैपिड कोरोना टेस्ट करवाया और सभी को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन कर दिया। 2 पूर्व विधायकों सहित 12 नेताओं पर महामारी अधिनियम की धाराओं 188 और 34 के तहत एफआईआर भी दर्ज हो गई। जनहित के प्रयास को अपराध का रूप वो दे रहे हैं, और इससे ये साफ स्पष्ट होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, लगातार जो सरकार की अव्यवस्था है, क्वारंटाइन सेंटर में जो अव्यवस्था फैली हुई है, अव्यवस्था व्याप्त है, और उसको उजागर करने का काम विपक्ष का है। बदलापुर की राजनीति नहीं है, ये शासन प्रशासन की कार्यवाही है। अगर आप देखते हैं, मैं जितने भाजपा के नेता वहां पर गए हैं, मैं तो इनको कहूंगी कि सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में गए हैं। अफसरों का कहना है कि कार्रवाई नियमों के तहत हुई है। प्रतिबंधित होता है क्वारंटाइन सेंटर में जाना, तो इनका तत्काल स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, रैपिड टेस्ट कराया गया और परीक्षण के बाद इनको होम क्वारंटाइन किया गया है। और मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें धारा 188-34 के तहत सभी 12 लोगों पर एफआईआर की गई है। सियासत तो हो गई, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले इन मजदूरों के हालात नहीं बदले और न ही सुधार का कोई आश्वासन मिला। इन नेताओं की कोरोना रिपोर्ट तो नेगेटिव आई, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1000 के करीब पहुंच चुका है। मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है और साथ में सियासत भी। महासमुंद से कृष्णानंद दुबे और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। देश भर में आज से मंदिर और देवालय खोले जा रहे हैं, लेकिन वाराणसी में आज बाबा विश्वनाथ का दरबार नहीं खुला। हालांकि तैयारी पूरी है, लेकिन पूरी समीक्षा करने के बाद बनारस के प्रतिष्ठित देवालय और मंदिर कल से खोले जाएंगे। बाबा विश्वनाथ मंदिर के पास से तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी अजय सिंह ने। आज 8 जून है। आज से सारे मंदिर और देवालय देश भर के खुल रहे हैं, लेकिन बनारस में तकरीबन 2.5 महीने से लॉकडाउन रहे बाबा विश्वनाथ का दर्शन आज से नहीं होगा। हालांकि तैयारी पूरी कर ली गई है। अगर हम यहां दिखाने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। यहां पर सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए हैं
और इस जगह की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है सैनिटाइजर का व्यवस्था किया गया कि कैसे सैनिटाइजर से सैनिटाइज किया जाता है। इस तरीके से अगर आप हाथ लगाएंगे यहाँ पर, अगर मैं हाथ लगाता हूँ तो मेरे हाथ में इस तरीके से आ जाएगा, तो सारे श्रद्धालु जो है वो ऑटोमेटिक इस तरीके से करके सैनिटाइज होकर के ही जाएंगे अंदर, और वो तैयारी पूरी है। लेकिन आज से नहीं खुल रहा है, तो हमारे साथ हैं विशाल सिंह जी हैं जो पूरे प्रशासक हैं यहाँ के विश्वनाथ मंदिर के, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर किस किस तरीके की तैयारी हुई है आप लोगों की और आज से क्यों नहीं खुला। एक्चुअली सारी तैयारी कर ली गई है, जो एसओपी स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की आई है उसके हिसाब से, लेकिन अभी इसका परीक्षण एक बार जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा और उसके बाद इसको हम लोग शुरू करेंगे अगर सारी तैयारियां आवश्यकता के अनुसार पाई जाती हैं तो। और अभी हमने सोशल डिस्टेंसिंग का अरेंजमेंट सर्कल बना के कर लिया है, जिसमें श्रद्धालुओं को खड़ा होना है, बिना मास्क लगाए अंदर आना अलाउड नहीं है। सैनिटाइजेशन मशीन्स लगाई गई हैं 3 जगहों पर पूरे इसमें यहाँ से लेकर के मंदिर के प्रवेश द्वार तक, जिसमें उनको अपने हाथों को सैनिटाइज करना पड़ेगा। मंदिर प्रांगण के अंदर एक बार में 5 से अधिक लोग ना हो, इसकी व्यवस्था और इसका निर्देश सभी श्रद्धालुओं को पालन कराने के लिए सेवादारों को और पुलिस को दिया गया है। और साथ ही मंदिर के गर्भगृह के अंदर का प्रवेश बाधित रहेगा और झांकी दर्शन करते हुए ही लोग अपने जो भी पुष्प जल और दूध अर्पित करना चाहेंगे वो अर्घ्य से करेंगे। कोई प्रसाद का वितरण नहीं किया जाएगा, ना ही पुष्प और बेलपत्र आदि का जैसा पूर्व में होता था। और अंदर जाने का और बाहर आने का दोनों रास्ते अलग अलग हैं। तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा हुआ है ताकि लोगों को बार बार इस बारे में अवगत कराया जाए। और आप देख सकते हैं बैनर पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से लोगों को सभी सुविधा के अनुसार दर्शन करने के लिए जो आवश्यक नियम हैं उनका पालन करने से अनुरोध किया जाएगा। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। कुछ ही देर में जिला प्रशासन निरीक्षण करेगा और सारी व्यवस्थाओं को उपयुक्त पाने की दशा में हम लोग कल से मंदिर खोलेंगे।